हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आपकी यूपीएससी प्रीलिम 2025 की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। रिसेंटली अभी मेरा ट्रांसफ़र हो गया था, तो ट्रांसफ़र होने की वजह से मतलब काफ़ी नए सेटअप में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तो उस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन रिसेंटली जहाँ मैं पोस्टेड था वहाँ पे 2024 के कुछ सेलेक्टेड एस्पिरेंट आए हुए थे, तो वो मेरे से ऑफिस में मिलने आए और उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो वीडियो देखते थे और क्या क्या वो मोटिवेशन उन्हें मिला, किस तरीके से वो पढ़ाई की है। और उनसे भी मैंने देखा कि आजकल पढ़ाई का जो नेचर है किस तरीके से चेंज हो गया है। तो उसी चीज़ से मेरे को मोटिवेशन मिला कि क्यों नहीं मैं जो मेरे साथी हैं, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनको एक बार फिर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कुछ जो गाइडेंस मैं दे सकता हूँ। कई बार क्या होता है कि मतलब कि कुछ जो मतलब 3-4 अटेम्प्ट देने के बाद यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ना ये लगता है कि ना मतलब केवल पढ़ने से सिलेक्शन होगा, यूट्यूब वीडियोस देखने से ज़्यादा ना मतलब कि सिलेक्शन वगैरह नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है कि आपका सिलेक्शन हमेशा पढ़ने से ही होता है। लेकिन ये 10 मिनट का वीडियो है जो आप 2x की स्पीड पे सुनोगे तो 5 मिनट के अंदर पूरा हो जाता है, लेकिन उस 5 मिनट के वजह से किसी के 5 घंटे बच जाते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चा बहुत अच्छी तैयारी कर रहा होता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, सही डायरेक्शन में पढ़ रहा है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है जिससे ना वो जंप मार के ना मतलब कि अच्छा पढ़ ले। अब जैसे कि मानो आप पढ़ रहे हो, उसी टाइम पे ना ये वीडियो देखा और आपको उससे मोटिवेशन आता है, 2 घंटे आप एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो तो क्या फ़र्क पड़ रहा है यार। 2 घंटों की वजह से पता चले आपके 2 क्वेश्चन प्रीलिम्स में ठीक हो गए और उसी की वजह से कट ऑफ पार हो गई। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सुनो कि कई बार किसी को गाइडेंस मिल जाती है, किसी को मोटिवेशन मिल जाता है, किसी को ना मतलब कि एक नई एनर्जी मिल जाती है और किसी का बहुत है ना मतलब कीमती टाइम में बच जाता है। तो जैसा कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम जब दे रहा था, प्रोसेस के थ्रू गुजरा, तो मैंने क्या देखा, फिर मैंने 2-3 साल तक बच्चों को गाइड किया तो उन्होंने मतलब उन बच्चों का किसी का क्लियर हुआ, किसी का क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ तो उन्होंने क्या गलती की और उसके हिसाब से मैंने आज अपने आप को एक क्वेश्चन पूछा, यदि मैं खुद ये एग्ज़ाम वापस दे रहा होता तो मैं अपने आप को क्या गाइडेंस देता। उसी गाइडेंस के बेसिस पे ये वीडियो अपन बनाएंगे, ठीक है। अब आने वाले टाइम पे मैं कोशिश करूंगा हर वीकेंड पे आपके लिए एक वीडियो जो लिया हूँ, जो आपके मोस्ट कॉमन डाउट्स हैं, और जो आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में आप लिखना। और आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखो, अब हम तो आ गए फील्ड के अंदर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ गए, तो आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी ना मतलब कि साल में कोई 10 बार मैक्स हो पाती है, 10-15 बार। लेकिन हम जितना भी टाइम में ये सारी कंक्रीट कुछ बातें करते हैं ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मैक्सिमम उस बच्चे तक शेयर करो जिसको ना मतलब लास्ट के टाइम पे कुछ गाइडेंस, मोटिवेशन, सपोर्ट उसकी ज़रूरत होती है। क्योंकि अब देखो, ये 2 एग्जाम्पल हैं। ये बोल्ट है आपके सामने, एक लंबा बोल्ट है, एक छोटा बोल्ट है। क्या लगता है इनमें से कौन सा जो बोल्ट है ना वो मतलब कि ना मतलब कि दीवार के अंदर छेद कर पाएगा, ठीक है। आपको लगता है ये बड़े वाला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये आगे से देखो ये बिल्कुल पेना नहीं है। लेकिन इसको देखो, ये बोल्ट आगे से एकदम क्या है, पूरा पेना है, देखो ना, ये यहाँ वाला रीजन है। तो यहाँ पे ये पेना है तो ये दीवार के अंदर चला जाएगा, लेंथ छोटी है। अब ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया? ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया है कि अब आपको तैयारी को क्या करना है ना, तैयारी आपकी चाहे कम ड्यूरेशन की हो, 1 साल की तैयारी हो, लेकिन उसको समेटना है, उसको एकदम तैयारी को एकदम एग्ज़ाम की डायरेक्शन में चेंज करना है, एकदम मतलब उसको रिवाइज करके टेस्ट सीरीज दे के उसको पेनापन लाना है तैयारी में, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। इसीलिए मैंने ये 2 का एग्जाम्पल दिया। कई बार बच्चा क्या लंबी तैयारी हो चुकी है, 3-4 साल तक तैयारी हो चुकी है, लेकिन वो लास्ट में समेट नहीं पाएगा, और समेट नहीं पाने की वजह से उसका सिलेक्शन भी कम हो पाएगा, ठीक है। अब देखो, अब सबसे दूसरा सबसे बड़ा मतलब मेरे तो दिमाग में ये आता था कि सर अब ना मतलब कि बहुत, अब सब लोग है ना मतलब कि आपके पास बहुत ज़्यादा एडवाइजेज आ चुके हैं। आपको मैं जो बात बोलूँगा ना इस वीडियो में, वो आपको बातें सारी बातें ना पहले से पता है, लेकिन बातें पता होना अलग बात है, लेकिन उसका यूटिलाइज कैसे करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं आपको सब्जी कोई कैसे बनाते हैं, उस सब्जी के अंदर नमक, मिर्च, मसाला सबको पता होता है, लेकिन उसका स्वाद अलग अलग आता है क्योंकि उसका प्रपोर्शन कितना है वो इंपॉर्टेंट है। अब इस टाइम पे आपको पता है कि पीवाईक्यूज आपको करने हैं। पीवाईक्यूज सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ, पीवाईक्यूज से याद आया, देखो पीवाईक्यू से रिलेटेड है ना, आपको सभी को पता है करना है। और आपको ना सभी को ना मार्केट में ये भी पता है कि बहुत सारी किताबें मतलब आ रखी हैं, पीवाईक्यू प्लस वाली भी आ रखी है, ये भी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार सजेस्ट करूंगा, मेरी और जो धर्मेंद्र वाली बुक है ना, एक बार आप ज़रूर पढ़ना। क्योंकि हमें पता है यार, मार्केट के अंदर उतनी किताबें आ रखी हैं तो सेम कंटेंट तो वापस लिख के देंगे नहीं। उसके अंदर क्या किया है कि जो गलत ऑप्शंस वगैरह है ना, उनको भी पूरा एक्सप्लेन किया है। वो क्वेश्चन कहाँ से आया है, सोर्सेज को भी देखा है, थोड़ी जो ट्रिक्स वगैरह है ना, उनके ऊपर भी बातचीत करी है।
तो मतलब आपका ना मतलब वो रिवर्स इंजीनियरिंग होती है ना कि एक क्वेश्चन से अब अगली साल क्या क्वेश्चन आ सकता है वो सारी उसमें की हुई है, आपका दिमाग नहीं लगेगा। 5 दिन के अंदर है ना, पिछले 12 साल के पेपर को इंक्लूड किया हुआ है उसमें, 5 दिन के अंदर वो किताब निकल जाएगी आपकी, और 5-10 क्वेश्चन सही होने की ना पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी मतलब उसमें हो जाएगी। आप वो देखना। चलो वापस से टॉपिक पे आते हैं कि अब जो हमारे पास बचा हुआ टाइम है ना उसका आप यूटिलाइजेशन कैसे करोगे। अब जैसे आपके पास 75 डेज बचे हैं, 75 डेज बचे हैं, हर दिन आपको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अब बहुत सारी जनता ऐसे आ जाएगी, साहब हमारे पास तो हम जॉब कर रहे हैं, हमारे पास 12 घंटे नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। देखो भाई, अब तो 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। कुछ आएंगे कि साहब उस टॉपर ने 7-8 घंटे बोला था। अरे 7-8 घंटे मतलब ओवर द लॉन्ग पीरियड बोला होगा, लास्ट के 12 घंटे में 12 जो मतलब कि लास्ट के 2.5 महीने में तो आपको 12 घंटे क्या 15 घंटे भी पढ़ना चाहिए, लेकिन चलो मैंने माना 12 घंटे पढ़ोगे। तो 12 घंटे पढ़ोगे तो सीधी सी कैलकुलेशन आ गई है, 10 घंटे के हिसाब से 750 घंटे तो वो, और 150 घंटे ये, तो 900 घंटे आपको अभी भी पढ़ना है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट है, उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करोगे 900 घंटे में। अब सपोज अब लास्ट के 75 डेज बचे हैं, तो मैंने अभी तक ये मान के चला है कि आपने ना हर सब्जेक्ट को एक एक दो दो बार पढ़ लिया होगा। अब आपको ना सब्जेक्टों में क्या करना है, 3 बार रिवीजन करना है। कितना करना है, अब आपको 3 टाइम पे क्या करना है, रिवीजन। हर सब्जेक्ट का 3 रिवीजन करना है, ठीक है। उनको बार बार पढ़ना है 3 बार। और अब कई बार क्या है कि बच्चे स्लो रिवीजन करते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फास्ट रिवीजन। क्या इंपॉर्टेंट है, फास्ट रिवीजन। जितना जल्दी जल्दी आप रिवाइज करोगे तभी 3 बार रिवाइज कर पाओगे। अब एक ऑप्शन आता है कि सर 2 स्लो रिवीजन करें या फिर 3 फास्ट रिवीजन करें, ये भी एक इम्पोर्टेंट डाउट आता है। आप बता दो कोई साइंटिफिक कोई भी इसका कि क्या करें। अब जो 3-4 अटेम्प्ट वाले हैं ना उनसे पूछ लेना ये चीज़। और ना रिवीजन को कितना टाइम दे, लास्ट के 900 घंटों में से कितने घंटे ना मतलब आप ना रिवीजन को दोगे। यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे पता है, मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले जो बच्चे हैं वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है ना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आपको 3 फास्ट रिविजन्स है ना मतलब कि करने चाहिए, क्योंकि आप ना जब भी रिवाइज करते हो, आप जैसे ये आपको पॉलिटी में कॉन्फिडेंस है ना मतलब कि नहीं आ रहा होगा कि यार मैं पॉलिटी के ना सारे आर्टिकल्स याद नहीं है मेरे को ना, मतलब बहुत जगह कन्फ्यूजन है। लेकिन आप एक चीज़ ये ध्यान दोगे कि आपको पॉलिटी का ना 70%, या पॉलिटी नहीं किसी भी सब्जेक्ट का 70% ना पार्ट याद है, 30% ही पार्ट जो फैक्चुअल या कुछ कंसेप्चुअल है वो आप मिस कर रहे हो। तो ना मतलब कि आप ये फास्ट रिवीजन जब करोगे ना तो ये 70% वाला जो पार्ट है ये जल्दी निकालो, ये जो 30% वाला जो पार्ट है जहाँ आपको कन्फ्यूजन वगैरह है वहाँ पे आप थोड़ा स्लो हो जाओ, लेकिन फिर भी आपको ना 3 फास्ट रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। तो ये जो 50% जो टाइम रखा है अपन ने, तो ये जो 50% टाइम है वो आपको किसको देना है, रिवीजन को। इस 50% टाइम में आपको 3 बार रिवाइज करना है, मतलब आपके पास 450 आवर्स है ना अभी ना रिवाइज करने के लिए पड़े हैं। फिर सर ये 30% टाइम क्या है, 30% टाइम है टेस्ट सीरीज़ को। आपको टेस्ट सीरीज जो देनी है ना उसको आप कितना टाइम दोगे, 30% टाइम दोगे। मतलब कितने घंटे के अंदर करना है आपको, 30 मतलब आपके आप देख लो 900 का 30% कितना हो गया, 270 आवर्स है ना। 270 जो आवर्स है उसमें आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज देनी है। अब जनरली मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ एक टेस्ट सीरीज तो आपको पूरी देनी है। तो आप देखो एक टेस्ट सीरीज के अंदर जनरली 50 पेपर होते हैं, 2-2 घंटे के अंदर करोगे तो 100 घंटे के अंदर वो हो गया, और 150 घंटे के अंदर क्या हो जाता है उसका जो अपन चेक करते हैं। तो एक पेपर में मेरे को तो 3 घंटे लगते थे, कुछ बच्चे चैंपियन लोग होते हैं 2-3 अटेम्प्ट दे चुके होते हैं तो उनको 2 घंटे लगते हैं, लेकिन फिर भी 250 आवर्स हो गया, और प्लस 20 आवर्स में उनका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो एकदम परफेक्ट है, मतलब अभी जो टाइम बचा है उसमें आप पूरी एक जो टेस्ट सीरीज है वो कर सकते हो। 10% टाइम किसको देना है, अपने बॉस PYQs को। PYQs को कितने घंटे देने हैं, PYQs को देख लो 90 आवर्स ना मतलब कि देने हैं। और जो है ना हमारी जो बुक आ रही है ना, एक बार आप ना दुकान पे जाके ना मतलब आपको जो भी बेस्ट बुक लग रही है ना, जब मैं किसी पब्लिकेशन का किसी ऑथर का नाम नहीं लूँ, जिसको भी आपको बेस्ट बुक लगे ना कि ये वाली बेस्ट बुक है, उसको एक तरफ रखो, एक तरफ उसको रखो। दुकान पे जाने में मतलब कि ORN में या कहीं भी हो, तो दुकान पे जाके 5-10 मिनट में आप ना उनको रोटेट करोगे ना पेजेस को, आपको उसी से आइडिया लग जाएगा कि कितनी काम की चीज़ है ये, ठीक है। 10% आपको टाइम किसको देना है, PYQs को। बाकी 10% टाइम किसको देना है, आपको स्ट्रेटेजी को, जो ट्रिक्स हैं टिप्स हैं इनको देना है, कि आपकी स्ट्रेटेजी बढ़ाने में कि अब मैं कितना पढ़ूं, या ये बफर टाइम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। मानो कि कोई टॉपिक है तो छूट गया हो, या पुराने
पुराने पेपर्स के अंदर आपको लग रहा है कि मैपिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, उनके ऊपर ध्यान देना हो तो ना मतलब आप वो 10% टाइम को आपको कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अब ना बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन आएगा कि टाइमलाइन क्यों, ये ना नेक्स्ट है ना मतलब कि कल परसों में मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें अपन टाइमलाइन डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट 40 डेज़ के अंदर क्या करना है, 20 डेज़ के अंदर करना है, कि लास्ट के 10 डेज़ के अंदर क्या करना है, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है कि सर अब आप ये बताओ कि लास्ट के 75 दिन बचे हैं, जो लास्ट के 75 दिनों के लिए ना आप 5 सबसे सिंपल बात बता दो, क्योंकि जो सबसे सिंपल बात होती है ना वो ही इस एग्ज़ाम की ना हैक होती है। मतलब कि मैंने जनरली ये देखा कि ज़्यादा लोग है ना मतलब कि फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ना मतलब आप है ना मतलब ये देखो कि आप कोई आईपीएल की तैयारी कर रहे हो और आईपीएल की तैयारी में ना केवल बुमराह को खेलने की तैयारी कर रहे हो, बाकी बॉलर से आप है ना मतलब कि उनकी तैयारी नहीं कर रहे, आउट हो जा रहे हो। तो सेम है कि ना कई बार यूपीएससी की तैयारी करते करते बच्चे ना हार्ड पार्ट और जो उसका अन मतलब सर्टेन पार्ट होता है ना उसकी तैयारी में लग जाते हैं। वो नहीं करना। आपको मैं ये लिटरली बता दूं, बहुत कम नॉलेज वाले जो लोग सेलेक्ट होते हैं ना उनका कारण ये होता है कि वो ना फोकस्ड होते हैं। 5 ये गुरु मंत्र है ना लिख लो यार, और ये आपको सबको पता है, ये सबको पता है इतनी सुन सुन के, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको कागज़ के मतलब अपनी टेबल के सामने लिख लो। पहला क्या है, आपको बेसिक बुक्स पढ़नी है, ठीक है। स्टैंडर्ड जो बुक्स है ना, स्टैंडर्ड जो मटेरियल है ना उसको पढ़ना है। मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि जो आजकल है ना बहुत सारा ना मतलब कि कंटेंट है ना मार्केट के अंदर आ रहा है, अच्छा अच्छा कंटेंट भी आ रहा है, लेकिन यार अब मैं, क्योंकि वो कंटेंट देखो मेरा अभी तक तो पढ़ा हुआ भी नहीं है ना, पढ़ा हुआ नहीं है, फिर अब मेरे को क्या पता कि बेसिक बुक में से क्या चीज़ उसमें मिस हो गई, क्या चीज़ मिस नहीं हो गई, ठीक है। तो अपने अंदर बहुत टेम्पटेशन आएगा कि यार ये तो देखो कितना शानदार ना मतलब मतलब पिक्टोग्राफी का ये बहुत ही शानदार है ये, अनलेस एंड अनटिल है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वो ना स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं होना, तो काइंडली उसको अवॉइड करो। जो बेसिक बुक्स है ना उनको फॉलो करने की कोशिश करो, एनसीईआरटी को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे पी वाई क्यूज़ इतना ज़्यादा ना पी वाई क्यूज़ है, क्योंकि मैं मतलब कि स्टेट का एग्ज़ाम क्लियर किया या मतलब यूपीएससी वाला किया, पीवाई क्यूज़ पे मेरा ना बहुत ही अल्ट्रा फोकस रहता था कि मैं उनका रिवर्स इंजीनियरिंग करना, गलत ऑप्शंस को भी पढ़ना, गलत ऑप्शन के बारे में इंटरनेट पे सर्च करना, गलत ऑप्शन से क्या क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में देखना, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, गलत ऑप्शन क्यों डाला गया, इसमें क्या गलत है, इन चीज़ों के बारे में मैं बहुत सोचता था। सेम स्टेट पीएससी में ना मतलब कि सोचता था। और ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है ना कि मैं हमेशा इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए मैंने स्टेट पीएससी में भी केवल पीवाईक्यूज़ की किताब लिखी है, और है ना यूपीएससी के लिए भी मैंने ना पीवाईक्यूज़ क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है और इसको इतना लोग अवॉइड कर देते हैं ना, या फिर है ना पीवाईक्यूज़ पढ़ते हैं तो उनको तरीका नहीं पता होता किस तरीके से ना पीवाईक्यू को पढ़ना है, क्या समझना है क्या नहीं समझना। इसीलिए ना मतलब एक वो डिटेल्ड किताब ना लिखी, क्योंकि जब पहले हम उस आइडिया के ऊपर काम कर रहे थे ना कि पीवाईक्यूज़ के ऊपर किताब लिखे, मैंने यही सोचा था, मार्केट में ऑलरेडी 10 किताब है, लेकिन मैंने कहा कि उस जैसी किताब लिखनी है तब तो उसका कुछ सेंस नहीं है, उसको थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करो। तो पीवाईक्यूज़ आपको ना मतलब करने हैं, और लास्ट के दिनों में तो केवल पीवाईक्यूज़ करने। सी सेट, थर्ड जो सी सेट को ना इग्नोर मत करना। पिछले कुछ टाइम से मैंने देखा है कि जो आईआईटी वाले बच्चे हैं या फिर जो एसएससी के थ्रू ना बढ़िया बढ़िया नौकरी लगे हुए हैं, मतलब जिनकी मैथ्स तो ज़रूर स्ट्रांग होगी, वो लोग सी सेट के अंदर फेल हो रहे हैं। सी सेट के अंदर एक बेसिक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है ना, एक तो ना फार्मूला जो बेस्ड आपकी ना जो क्वेश्चंस है ना सॉल्यूशन, उनको आप अवॉइड करो। आप ना बेसिक्स है ना मैथ्स की उनके ऊपर जाओ। ये मतलब कि आप ना मतलब फॉर्मूले याद कर लो, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके काम आ जाएंगे, लेकिन मैंने ये देखा है सी सेट के अंदर जो बेसिक मैथ है ना उसका जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे ना उतना ही मतलब आपके लिए फेवरेबल होगा। फिर फोर्थ है रिवीजन। अब आपको ना कुछ नया नहीं पढ़ना, कुछ पार्ट आपका छूट गया है तो अब आप नेक्स्ट एक वीक को टारगेट कर लो कि अब इस एक वीक के अंदर है ना मेरा जो भी बचा हुआ पार्ट है ना उसको मैं पढ़ लूँगा, लेकिन है ना मतलब जो करंट अफेयर के अलावा ना कुछ नया नहीं पढ़ना, केवल पुरानी चीज़ का रिवीजन करना है। कई बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है, जैसे वो मानो कि एक XYZ सोर्स से इकोनॉमिक्स पढ़ ली, अब उनको लग रहा है दूसरे सोर्स से पढ़ूँ, तो वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की फैक्टर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जहाँ से आपने पहले पढ़ी है ना वहीं से करना है। और मिनिमम कितने रिवीजन करने हैं, 3 रिवीजन करने हैं। 3 फास्ट रिवीजन है ना मतलब कि आप कर लोगे ना तो बढ़िया जाएगा। चौथा है प्रैक्टिस। अब ना कई बच्चे ना इसमें बड़ी मिस्टेक करते हैं कि ना
सर है ना मतलब कि हमने इतने पेपर दे रखे हैं, हमने इतने पीछे चौथा अटेम्प्ट है, तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ का मैं जब बताऊंगा ना कि यार टेस्ट सीरीज़ को मतलब एक दो नेक्स्ट वीकेंड या उससे नेक्स्ट वीकेंड पे ना टेस्ट सीरीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है ना, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। टेस्ट सीरीज़ से आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़ जाता है, टेस्ट सीरीज़ से आपका ना जो नॉलेज है ना उसकी यूटिलिटी समझ में आ जाती है कि इसको यूज़ किस तरीके से करना है, सिली मिस्टेक होना बंद हो जाती हैं, आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ से अटेम्प्ट करना है, कहाँ ख़त्म करना है, ओएमआर फिल करना आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो प्रैक्टिस को ना कभी भी इग्नोर मत करना। तो प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट एंड वुमेन आल्सो। तो सेम बात है कि ना मतलब कि आपको लगातार बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, उससे आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। और टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारे ऐसे एक्सपेक्ट भी कवर हो जाते हैं जो आपकी ना स्टैंडर्ड बुक्स में या वहाँ पे ना मतलब कि कवर नहीं होते। मैंने भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखे थे जो मैंने मतलब कि टेस्ट सीरीज़ से ही पढ़े थे, कहीं बेसिक बुक में नहीं पढ़े। और टेस्ट सीरीज़ का जो सॉल्यूशन आता है वो भी पता है आपको, 50-60 पेज का मतलब कि बड़ा सा सॉल्यूशन आता है। तो 50 पेपर दोगे ना तो लगभग 2-2.5 हज़ार ऐसा पेज का ऐसा कंटेंट पढ़ोगे जो बेसिक बुक्स के अलावा है। तो वो प्रैक्टिस भी ना मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन 5 चीज़ों को, फॉर्मूलों को ना आपको ज़रूर करना है। ये मेरी बेसिक एडवाइस है, क्योंकि कई बार है ना मतलब सब चीज़ पता होते होते भी ना लास्ट में कोई नई चीज़ पढ़ने लग जाते हैं। रिवीजन है ना मतलब कि नहीं करते कि ना सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, सिलेबस पूरा नहीं हो रहा। भाई तुम 5% 10% सिलेबस को छोड़ के चले जाओ, लेकिन 90% को तो रिवाइज कर लो ना ढंग से। कई बार क्या होता है ना कि अलग अलग चीज़ों को बहुत ज़्यादा बाहें फैलाने के चक्करों में है ना हम उसको रिवाइज नहीं कर पाते। तो वो बेसिक है ना मिस्टेक्स आपको ना बिल्कुल भी नहीं करनी। अब आगे के कुछ जो वीडियोज़ हैं कि ना मतलब कि टाइमलाइन क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट 75 डेज में किस दिन क्या पढ़ना चाहिए वो भी देखेंगे। टेस्ट सीरीज़ को कैसे यूटिलाइज करना है वो देखेंगे। करंट अफेयर कहाँ से पढ़े हम, या तो मतलब कि PT 365 पढ़ें या मंथली पढ़ते हुए आए हैं, उनका क्या करना है वो सारी चीज़ भी देखेंगे। मैपिंग देखेंगे, हिडन टॉपिक्स देखेंगे। कुछ कुछ वीडियोज़ जो मेरे दिमाग में है वो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन उसके अलावा भी आपकी इंडिविजुअल नीड्स हो सकती हैं कि सर मेरे को ये जानना है, मेरे को वो जानना है, तो वो सारी चीज़ भी बताना। और PYQs को एक दिन मैं बुक के थ्रू आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसके सॉल्यूशंस है ना आपके बड़े काम आ सकते हैं, किस तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, कैसे PYQs के थ्रू पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, वो आपको मैं बताऊंगा। बाकी जो भी डाउट्स हैं आप इस कमेंट मतलब वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ताकि मुझे समझ में आए। और मैक्सिमम जो नीडी बच्चे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना, ताकि ना वो सही डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई कर सकें। तो लगे रहो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।